जी हाँ, दिसंबर 2023 में जो पेपर आपका हुआ है, बहुत सारे बच्चों को आंसर की से मैच करने में दिक्कत आ रही थी और बहुत टाइम लग रहा था। तो उनके समक्ष मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ और साथ में आंसर को भी हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको ज्यादा समस्या अपने आंसर को मैच करने में ना हो। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? तो एक कहानी यह भी, मैंने पूरी की पूरी एक कहानी यह भी अभी रिसेंट में पढ़ाई हुई है और इस चैनल की खासियत है कि मूल टेक्स्ट के साथ में आपको हम पूरी की पूरी जानकारी देते चलते हैं और जो विद्यार्थी नियम से देखते होंगे मेरे वीडियोस को, वो समझते होंगे कि हाँ, मूल टेक्स्ट को पढ़ने से हमारा कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भूमिका से ही उद्धृत है, मनु भंडारी ने ये कहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 52। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ए, बी और डी। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। बी है, इसमें श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। और डी ऑप्शन है, आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। तो ये सभी जो कथन है वो सही है। तो ए, बी, डी जिसने लगाया है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 53। लिखा है, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपर्युक्त कथन कौन से सही हैं? तो ए, सी और ई सही है। कौन कौन सा? लियोतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। सी ऑप्शन है, फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। और ई ऑप्शन है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की हैं। तो ये सारे ही उत्तर सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 54। धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? मैंने सारी की सारी कविताएं आपको आधुनिक काल में जितनी कविताएं थी सबको मैंने पढ़ाया था एक एक शब्द के साथ में और आपको बताया भी था कि कौन सी कविता किस संग्रह में संकलित है। तो ये संसद से सड़क तक 1972 में संकलित है, मैंने ये बताया था आपको। और रोटी कौन सी है? और एक आपके जो होता है ना रोटी, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। तो मैंने आपको इस तरीके से याद भी कराया था कि रोटी कब मिलेगी, रोटी कल मिलेगी, इस तरीके से है। तो कल सुनना मुझे में आपका रोटी और संसद, इस तरीके से जो कविता है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी आपको संसद से सड़क तक में नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं संग्रह संकलित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो सोमप्रभु सूरी की रचना है। ऐसा नहीं कि सब टफ क्वेश्चन आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले रेणुका आई, फिर उसके बाद में हुंकार आई, उसके बाद में आपकी कुरुक्षेत्र, फिर रश्मिरथी और लास्ट में दिल्ली। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी, डी, ए, ई, सी। आगे चलते हैं। अब इसका प्रकाशन वर्ष मैंने आपको अभी नोट नहीं किया है, जब विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देंगे तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हल भी करेंगे। अभी मैं आंसर की के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही उत्तर बता दे रही हूँ जो एनटीए ने सही उत्तर बताए हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य कौन से सही है बताना है। तो बी, डी और ई। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में हुआ था। फिर विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की भाषा माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। और भारत के राष्ट्रपति 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344(1) में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया गया था। तो ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन आपको सही बताना है। तो बी, सी और ई सही हो जाएगा, बी, सी और ई। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई थी और लहना सिंह नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 59। जन्म वर्ष के अनुसार में निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं भी पूरा विस्तृत विश्लेषण नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आंसर बता रही हूँ। इन सबके जो जन्म है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। ठीक है,
उसको हम लोग और भी हल करेंगे। देखिए पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू हैं आपके 2018 से लेकर अब तो 2023 तक के आपके पास प्रश्न पत्र हो गए हैं, सब में से आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं और साथ में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनको बहुत गहनता के साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सरदार पूर्ण सिंह का जन्म होता है, फिर होता है ई रामचंद्र शुक्ल का, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर आपका विवेकी राय का और लास्ट में कुबेरनाथ रॉय का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। सत्य कथन इसमें ए सी डी आपका हो जाएगा, ए सी और डी। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का है। फिर दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा दृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? तो शतपथ ब्राह्मण से, छंदोग्य उपनिषद से और ऋग्वेद से, ये तीनों से ही उन्होंने इसको, आप इसका आमुख या फिर भूमिका पढ़ेंगे ना कामायनी की, तो ये तीनों चीजें उन्होंने बताई हुई है कि मैंने कहाँ से इस पुस्तक को बनाने में ग्रहण किया है, कथा वस्तु या फिर कथा सृष्टि से किसका प्रयोग किया है। तो इन तीनों ग्रंथों का प्रयोग करते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 62। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकॉले का प्रारूप आया, फिर कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, ये तो 1800 में हुआ था, आपको पता ही है। फिर आपने प्रार्थना समाज की स्थापना, फिर ई ऑप्शन आएगा बंग भंग व विभाजन और लास्ट में हो जाएगा तिलक को देश निकालने की सजा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 है कि साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा है। तो बी, डी और ई। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। फिर डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रित्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलंबत्व धर्म का सामान्यकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। और ई ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलंबन सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 64। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा है। तो ए, डी और ई। बहुत लेंदी पेपर आने लगा है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करते क्या है, पढ़ते रहते हैं 6 महीने साल भर और लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे बच्चे कहते हैं इतने प्रश्न छूट गए मेरे, आते हुए प्रश्न हम उसको जल्दी जल्दी में किए हैं, या फिर लास्ट में जब पैसेज को करने की बारी आती है तो आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं क्योंकि इतना समय नहीं रहता है शेष। तो ए और डी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। फिर डी ऑप्शन है भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो एनटीए ने ए, डी और ई ऑप्शन सही माना है। बाकी देखिए चैलेंज करने के लिए तो अभी आपके पास में 2 दिन है, जिसमें आपको संदेह लगता है उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है, तो उपयुक्त कथन नहीं है पूछा गया है, नहीं वाले ऑप्शन को बहुत अच्छे से करना होता है। ए, डी और ई। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद, उपनिवेशवाद समर्थक थी। फिर डी ऑप्शन है ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई और ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त कथन नहीं है। ठीक है, तो ए, डी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो सबको पता है 14 दृश्य हैं। आगे चलते हैं। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस की समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया है। कथन किस साहित्यकार का है? बच्चन सिंह की पुस्तक। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ाई है, सरस्वती पांडे की पुस्तक पूरी की पूरी पढ़ाई है। हालांकि वो गाइड के रूप में हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन सरस्वती पांडे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारगर्भित रूप में उसमें बहुत अच्छी जानकारी और बहुत सारे चैप्टर्स की जानकारी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मतलब कुछ भी
उसमें छोड़ा नहीं है, बहुत सारी चीजें, हाँ एक दो त्रुटियां हैं, उनको तो मैं आपको बता देती हूँ समय अनुसार कि हाँ इसमें ये त्रुटि है वो त्रुटि है। बाकी शुक्ल की पुस्तक में तो कोई संदेह नहीं है, जितना एक एक शब्द उसका एकदम खरा सोना है मान के चलिए, और बहुत से प्रश्न आपके वहां से बनते हैं। तो ये बच्चन सिंह, अब इस बार मैं बच्चों के लिए बच्चन सिंह की पुस्तक का वाचन करने वाली हूँ, तो जरूर अगर अभी तक हिंदी ओशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आपकी एक खासियत है कि मैं ये नहीं बोलती कि मूल टेक्स्ट पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बल्कि मैं मूल टेक्स्ट के साथ में आपको पढ़ाती हूँ। आप देख लीजिएगा, सारी कहानियां मैंने एक एक शब्द के साथ में पढ़ाई है, जो भी 21 कहानियां लगी हुई हैं, सारे निबंध मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, और यहाँ तक कि यूनिट 10 जो बहुत बड़ी आपको लगती होगी, उसमें जैसे संस्कृति के 4 अध्याय बहुत बड़ा आपको लगेगा, वो तक मैंने पढ़ा रखा। 830 पन्नों की कृति है, मन्नू भंडारी की कृति हो गई वो पढ़ा दी है, माटी की मूर्तें पढ़ा दी है, ठकुरी बाबा पढ़ा दी है, मतलब जामुन का पेड़ तो बहुत छोटी सी कहानी वो भी मैंने पढ़ा दी है, तो कोई ऐसी विशेष नहीं है। और अभी हम लोग रिसेंटली अरे यायावर रहेगा याद, इस पर काम कर रहे हैं, और वो भी आपको बहुत जल्दी सीरीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ई सबसे पहले अकाल में अधिक मास, फिर बी ऑप्शन है सब में हाँ, फिर ए ऑप्शन है सुख दुख, फिर बिगाड़ का मूल विवाद, और लास्ट में है साहसी पुरुष। 41 प्रकरण थे और 41 के 41 मैंने आपको नाम बताए थे क्रम के अनुसार में। आगे चलते हैं। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब देखिए कैसे आप कनेक्ट करते हैं। अब असाध्य वीणा जो कविता है, आपने जब मनु भंडारी की कृति को पढ़ा था, एक कहानी यह भी जिन बच्चों ने पढ़ा है, तो एक कवि थे, उन्होंने मनु भंडारी जी को पूरी की पूरी असाध्य वीणा अच्छे से सुनाई थी। मतलब उनके मुंह में पूरी, उनके अंतर्मन में उनके होता है ना कि अंदर से पूरी याद थी, और वो सुनाते थे और इतने धुन में सुनाते थे कि खो जाते थे, सब लोग ध्यान मग्न हो जाते थे। तो एक आप हैं कि अनुक्रम वाला प्रश्न भी आपसे सही नहीं होता है ना। तो जितना आप साहित्य को पढ़ेंगे समझेंगे, बहुत ही गहनता से पढ़ेंगे, अब वो टाइम चला गया 2018 से पहले वाला कि पीवाईक्यू पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया और हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, वो अब नहीं होगा, वो तब तक नहीं होगा। देखिए एनटीए का पेपर है, अब मान के चलिए यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, एमपीपीएससी जो भी है, इस लेवल का पेपर आने वाला लगा है जेआरएफ का। तो अगर आपको जेआरएफ करना है तो भाई अध्ययन तो गहन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। फिर आएगा किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। फिर आएगा ऑप्शन आपका ई, हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। फिर डी ऑप्शन आएगा, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य। और लास्ट में आएगा, शे नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ठीक है, अगर कविता को, मैंने पूरी कविता भी आपको पढ़ाई हुई है, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूनिट वाइज आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी से लग जाइए बस तैयारी में और गहनता के साथ, पहले मूल टेक्स्ट को पढ़िए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 13 वीडियोस बनाए, जैसे एक कहानी यह भी आपको पढ़ना है, मैंने 13 वीडियोस या 14 वीडियोस बनाए, उसको आप चाहेंगे ना, अगर अंदर से चाहेंगे तो आप 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 6-7 वीडियो आज देख लीजिए, बाकी के जो बचे हैं वो वीडियो कल देख लीजिए, है ना। दिन भर में तो आप रील्स चलाने से थक जाते होंगे, लेकिन रील्स में तो 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। वही चीज हम कहते हैं डबल स्पीड में, दुगनी स्पीड में सुन लीजिए, जितना आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि दुगनी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपको स्लो लगता है तो 1.25 या 1.75 पे या फिर दुगनी स्पीड से आप देख भी सकते हैं वीडियोस। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपको समझना है। तो चलिए, ये मिलान वाला प्रश्न था। ग्रंथ और काव्य शास्त्री का नाम दिए हैं, बेंडेटो क्रोचे का नाम आता है, इन्होंने लिखी है एस्थेटिक। फिर मैथ्यू अर्नाल्ड की है स्टडी ऑफ पोएट्री, फिर हॉरेस की है द आर्ट ऑफ पोएट्री, और रिचर्ड्स की है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। आगे चलते हैं। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो प्रोफेसर गिलबर्ट मरे का ये कथन है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 72। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं, तो उर्वशी के स्त्री पात्र बताना है, तो ADE ऑप्शन सही हो जाएगा। सहजन्या है, चित्रलेखा है और निपुणिका है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 73। अब निपुणिका आप सोच रहे होंगे कि निपुणिका तो बाणभट्ट की आत्मकथा है, वो गलत हो जाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं। आप उर्वशी काव्य पढ़ेंगे तभी ना आपको जानकारी होगी, और जब तक आप काव्य पढ़ेंगे नहीं, देखिए मान लीजिए मैं आपको अपने नोट्स दे देती हूँ, या फिर कोई भी आप किसी भी कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कैसे भी आप कर ले, लेकिन आप भी मास्टर्स करके आए हैं, आपको भी पता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। परीक्षक की दृष्टि, मैं बार बार यही कथन कहती हूँ कि परीक्षक की दृष्टिकोण से अगर आप मूल टेक्स्ट पढ़
रहे हैं तो उसका आपको लाभ तभी होगा जब आप उसमें से क्वेश्चन को निकालिए, क्वेश्चन देखिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। ठीक है, कुबेरनाथ रॉय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है बताना है। तो इसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है और कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 74। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता कौन है। तो भानुदत्त हैं। आगे चलते हैं, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है हमारी उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। शिव मूर्ति निबंध से उद्धृत है। एक एक निबंध का वाचन मैंने किया है और आपको पढ़ाया भी है और स्वयं नोट्स भी आपको बनाते हुए कहा है। देखिए, जिसने शुक्ल की पुस्तक पढ़ी है ना, मैं डे 1 से कह रही थी मैं शुक्ल की पुस्तक पढ़ा रही हूँ और देखिए 96 या 97 वीडियोज बने हैं शुक्ल की, और एक एक शब्द के साथ में आपको वीडियोज हैं ये। ठीक है, एक एक शब्द के साथ में पढ़ाया और जिन्होंने अपने नोट्स तैयार किए हैं वो नोट्स आपकी समझ लीजिए जीवन पर्यंत आपके साथ होने वाले हैं। जिस दिन आप लेक्चर भी दे रहे होंगे ना अपने बच्चों के सामने, तो आप बुक्स को प्रेफर ना करके अपने नोट्स को प्रेफर करेंगे और जाकर के लेक्चर देंगे, तो देख लीजिएगा उसमें जो क्वालिटी आएगी, जो कंटेंट आपने तैयार किया होगा, वो आप चाहे जितनी बुक पढ़ लीजिए, जितना भी आप देख देख के पढ़ा लीजिए, वो उतना मतलब गुणवत्ता नहीं आ पाएगी आपकी पढ़ाई में, है ना। एक शिक्षक है तो शिक्षक की यही खासियत होती है कि विषय वस्तु आपको एकदम रटी होनी चाहिए, उसको बिल्कुल आप टिप्स भी बता सके कि क्या क्या चीजें हुई थी हिंदी साहित्य के इतिहास में, या फिर किसी भी कवि के बारे में आप बता रहे हैं तो, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 76। तो फिर ये भी मैच करने वाला है, काव्य की पंक्तियां हैं तो इसमें चलिए पहले मैच कर लेते हैं। एक थर्ड है, व्यवस्था किससे अपनी कहूं जननी क्यों ना बहु कातरा, ये प्रिय प्रवास की है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम रश्मि। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, ये तो सतपुड़ा के जंगल का है। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है उर्वशी। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 77। प्रेमचंद घर में अनुसार सत्य कथन आपको चुनाव करना है, तो चलिए चुनाव कर लेते हैं। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी थी, सही है। फिर साहस कहानी का प्रकाशन 1924 है, ये भी सही है। और प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया था, ये भी सही है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को क्रम में लगाना है, तो चलिए सबसे पहले FEKA हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर आई, उसके बाद में गणपति चंद्र गुप्त की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, फिर शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और माफ कीजिएगा गलत बता रही हूं मैं, सबसे पहले ग्रेडसन की कृति आएगी, फिर आपकी ये नंबर 1 पे, फिर ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये आपकी आएगी दूसरे नंबर पे, फिर ए ऑप्शन आएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, फिर आपका आएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और लास्ट में आपका आएगा गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए थे, तो रामायण और गीता पर। मेरे राम का बुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे, तो संगीत के कार्यक्रम में गए थे। अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है, इसके लिए आपको कहानी पूरी पढ़नी होगी। सबसे पहले सी ऑप्शन आएगा, का ले बाबू ताकत आएगी अम जैसा हो जाएगा, तो ये पठान लोग कहते हैं ना उस दुबले पतले बाबू को, आपको पढ़ाई भी है कहानी मैंने। फिर बंद करो जी दरवाजा बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है मत घुसने दो जी, क्या करते हो धकेल दो पीछे। फिर तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी बेरहम, तुमने बहुत बुरा किया, वो जो बुढ़िया बैठती है जो माला जप रही होती है उसका कथन है ये। फिर डी ऑप्शन है, खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ औरत जात है गाड़ी निकल जाएगी, तो ये मुस्लिम एक होता है ना, और दुबला पतलू बाबू फिर उसको मार देता है, नहीं घुसने देता है। फिर डी ऑप्शन है, बड़े जीवट वाले हो बाबू दुबले पतले हो बड़े गुर्दे वाले हो, ये सरदार जी कहते हैं लास्ट में। आगे चलते हैं, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन थी, रमजान की मां राजो। पूरा उपन्यास आपके समक्ष आ जाएगा, मैंने पूरा उपन्यास आपको पढ़ाया हुआ है, लगभग 21 वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको भी आप चाहें देखिए। आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए, आप कितना भी प्रयास कर लें कि हमारा निकल जाए, लेकिन आप
टीचर कितना भी अच्छा हो, टीचर एक गाइड हो सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बस उसकी भूमिका एक गाइडर की है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप सोचो कि आपको पूरा रटवा दे आपकी उंगली पकड़ के, जब आपके अंदर ही इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो इच्छा शक्ति ही है। मैं बार बार कह रही हूँ कि मूल टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि मूल टेक्स्ट मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि मूल टेक्स्ट पढ़ने में समय लगता है और सबको लगता है कि रेडीमेड मटेरियल मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन रेडीमेड मटेरियल से आजकल काम होता नहीं है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 83। निम्नांकित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां कौन कौन सी हैं? ये स्तरीय प्रश्न है। देखिए, अब रीतिबद्ध में कौन कौन है, जैसे केशव दास है ना, तो आप उनको याद करेंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा इनकी पंक्ति हमने पढ़ी है, तब आप इसको सही लगा पाएंगे। तो इसका सही उत्तर देखिए, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डी ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सबकाई, फिर आखिर में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, और फिर डी ऑप्शन है बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 84। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन के व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये सत्य प्रकाश मिश्र का है। मैंने आपको ये जब पुस्तक है जो अंधेर नगरी की मूल टेक्स्ट है ना, उसके सबसे पीछे जो पुस्तक को देखेंगे तो उसमें ये सत्य प्रकाश मिश्र का कथन दिया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भूमिका से, ऐसा नहीं कि मूल टेक्स्ट से आएगा तो बीच में से आएगा, वो कहीं से भी, पूरी पुस्तक में से कहीं से भी पूछ सकते हैं, भूमिका से पूछ सकते हैं, आमुख, प्रस्तावना, फिर उसके बाद में सूची के कौन कौन से भाग में विभाजित है उनसे, या फिर जो अंदर का मूल टेक्स्ट है उससे तो पूछ ही सकते हो, और लास्ट में पन्ने में क्या प्रिंटर लेखक ने कही है बातें, वो सब, तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो बी, डी, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। महमूद ने सिपाही खरीदा था, सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है, और ई ऑप्शन है बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। ठीक है, तो बी, डी, ई उपयुक्त कथन है। नूरे को वकील पसंद आया था, भिश्ती नहीं था, है ना। भिश्ती तो मोहसिन को पसंद आया था। हामिद को अपने अब्बा जान और मम्मी जान के ना होने का बहुत दुख था। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि शुरुआत में ही कहा गया है कि ऐसा उसको नहीं एहसास होता है। प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार में निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना था आपको। तो सबसे पहले आपका लॉन्जाइनस का जन्म हुआ, उसके बाद ड्राइडन का, फिर आपके आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर सी ऑप्शन आता है I.A. रिचर्ड्स, और लास्ट में आते हैं T.S. एलियट। इनका जन्म होता है 1888 में, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 87। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों का नाम उल्लेख है? तो ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका किसका है? कार्ल मार्क्स का, उसके बाद फिर नीत्शे का नाम आया था, और लास्ट में आपका त्रोत्स्की का नाम आया था। ए, सी, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 88 आता है, राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों को, इन उक्तियों को कविता में आने के क्रम से सजाना था आपको। तो सबसे पहले है अमानिशा उगलता गगन घन का अंधकार, उसके बाद फिर सी ऑप्शन आएगा केवल जलती मशाल, फिर ई ऑप्शन आएगा नैनो का नैनो में से गोपन प्रिय संभाषण, फिर आपका डी ऑप्शन जहां अन्याय जिधर है उधर शक्ति, और ए ऑप्शन आएगा लास्ट में शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 89। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली और औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आए हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म आपको बताना था। तो ईश्वरी कौर और ज्ञान देवी, ये 3 ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ईश्वरी कौर और ज्ञान देवी ये दोनों आती हैं कार्यकर्ता के रूप में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 90 है, बी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है, पूछा गया कौन सा नहीं है? अखंड सुहागनी भी है, सुनहली दामनी भी है, कुलहीन प्रवाहिनी भी है, और पिछली बार आप देखेंगे तो एनटीए के द्वारा सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको क्रम के अनुसार लगाना था कि कौन सा सबसे पहले आएगा। कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं, है ना, अखंड सुहागनी भी हूं, स्मित की चांदनी भी हूं, इस प्रकार से आया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 91।
गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिपादन करने वाले पात्र का नाम कौन कौन है? तो सरोज प्रतिपादन करती है। पूरा पूरा गोदान उपन्यास पढ़ाया था और एक एक शब्द के साथ में समझा भी था कि कौन से पात्र ने किसको क्या कहा है और किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। पूरा उपन्यास देखने के लिए आप हिंदी ओशन से जुड़ जाइए। मूल टेक्स्ट का वाचन हम समय अनुसार करते रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्त वृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? तो ये समझ लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। मैंने कई बार कहा है और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक प्रश्न लगाया है। जिन्होंने रिविजन नहीं किया है और जिनका लैक ऑफ होता है ना, लैक ऑफ रिविजन की वजह से गलत हुआ है, या फिर जिसने पढ़ा ही नहीं था उसके लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि सांप्रदायिक नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक तो होता है लेकिन सांप्रदायिक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, शुक्ल जी राजनीतिक सामाजिक और सांप्रदायिक, ये तीनों बताते हैं। जिसका जिक्र नहीं मिलता है वो है सांस्कृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका आता है 93। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो कौन सी पत्रिका कहां से निकलती थी? सदादर्श निकलती थी दिल्ली से। फिर सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये उदयपुर से निकलती थी। फिर ये सदाचार मार्तंड, इसका है जयपुर से। और आर्य दर्पण, ये निकलती थी आपकी शाहजहांपुर से। इस बार इतनी इंपॉर्टेंट जो पत्र नहीं पूछे गए हैं, परंतु इसका जो समय है और पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं और जो इसके जो संपादक रहे हैं उनके नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो अगली बार इन्हीं में से आपके संपादकों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 94। प्रेमचंद घर के अनुसार किन पात्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? तो प्रेमचंद घर में जागरण और हंस पत्रिका में काम करके खर्चे को उठाने के लिए वो बंबई में चले जाते हैं काम करने के लिए। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मजदूरी और प्रेम निबंध के गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराय किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो किसान के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, हल चलाने वाले का जीवन में ही उन्होंने ये वक्तव्य कहा है। आगे चलते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ये कथन किसका है? हंटर का कथन है और रिपीटेड प्रश्न है। सेम आप देखेंगे तो पिछले जो प्रश्न पत्र बना था आपका वो और जो दिसंबर का हुआ है, ये दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जिसने पीवाईक्यू हल किया होगा उसको डायरेक्ट प्रश्न सही करने को मौका मिल गया होगा। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। श्रीकांत वर्मा ने कहा है। भूमिका से उद्धृत ये कथन है। और आपको पता होगा साहित्य की डायरी की भूमिका किसने लिखी है? श्रीकांत वर्मा ने लिखी है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 99। महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई हैं। और दूसरा कथन कहता है कि राजा महाराज और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचारिता का है। तो दोनों कथन असत्य हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 100। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन आपका ए, बी और ई हो जाएगा। बेलीची की घटना ने मनु भंडारी जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, एकदम सही है। फिर एक आपका आता है आपका बंटी कड़ियों में लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा, ये भी सही है। हम जब आपका बंटी पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा भी था। फिर ई ऑप्शन अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 86 में प्रकाशित हुआ था, तो ये भी सही है। देखिए आपका बंटी, जैसे मान लीजिए अभी आपने मनु भंडारी जी की कृति पढ़ी, एक कहानी यह भी, ठीक है, बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जो निरंतरता के साथ में देखते रहते हैं नियम के अनुसार में वीडियो भले ही आगे पीछे कभी भी आए, लेकिन वो अगर अपने नोट्स को लेकर के बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, पूरा उनको बना रहे हैं नोट्स को, तो ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका बंटी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका बंटी ना पढ़ने के बावजूद आपने ये प्रश्न सही कैसे कर लिया? क्योंकि आपने एक कहानी यह भी पढ़ा हुआ और उन्होंने अपनी लेखकीय जीवन को बहुत अच्छी तरीके से उस कृति में सजारा संवारा है। किस प्रकार से उनका जीवन चलता है और उनका लेखकीय लेखन किस प्रकार से आगे चलता रहता है, उस और अवरोध किस प्रकार से आते हैं उनके जीवन में, वो सारी चीजें उन्होंने इसमें जिक्र की हुई है। तो ये उसी में बताती हैं कि आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता भी रहा।
अज्ञेय की त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। मुक्तिबोध की कृति एक साहित्य की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था, तो हंस पत्रिका में नहीं हुआ था। आप देखिएगा जबलपुर से प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी मुझे बताइएगा। कथन 1 तो सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 102। सूची से मिलान करना था। धरती धन्ना अपना के पात्र हैं, तो लच्छो जो है वो आपका प्रीतो मिलान करना था। फिर बी जीतू जो है वो आपका निहाली हो जाएंगी। फिर ज्ञानों का जस्सो और दलीपा का हुक्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 103। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख हुआ है? सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से अनमने घने जंगल, गोंड जाति का इसमें जिक्र देखने को मिलता है। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन कौन कौन से हैं? तो संस्कृति और सौंदर्य आपका निबंध लगा हुआ है, नामवर सिंह जी का कथन है। ए ऑप्शन, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। बी ऑप्शन इसका है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर का कहा है, बिल्कुल सही बात है। और डी ऑप्शन है, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। तो तीनों ही कथन संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आए हुए हैं। आगे चलते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत। किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किसने हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? दुर्जन सिंह ने ये कहा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 106। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई थी? तो वजीराबाद स्टेशन आने के बाद में ऐसा देखने को मिलता है। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो I.A. रिचर्ड्स का ये कथन है। प्रश्न नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो कौन से कथन उपयुक्त है इसमें पूछा गया है, तो A, C और D। इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, अपरस 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ा, ये संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में है। लोगों ने सोचा अरे 1933 कहाँ है, तो गलत हो गया, तो डी ऑप्शन ऐसे ही गलत कर दिया। लो भैया ABC सही करके चले आए, है ना। इसी वजह से कहते हैं कि प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का खेल हो रहा है। एक एक क्वेश्चन छोड़िए, पॉइंट से लोगों का नेट या फिर JRF रुक जाता है ना, बहुत खलता है उस समय। तो खले ना, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए और हर क्वेश्चन को उतनी ही इज्जत दीजिए जितनी आप सोचते हैं कि अरे ये तो आसान है, इसको तो ज़्यादा देखना नहीं है, और ये कठिन है तो इसी में लगे रहना है। ऐसा नहीं, इक्वल आपको डिवाइड करना होगा अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को। 109 है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियां छाप के किस कवि की हैं? तो नंददास की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला था? तो पंडित वंशीधर ने निकाला था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अभी कथन आ गया। देखिए मैंने कहा था स्कंदगुप्त नाटक से आपसे कथन बनेंगे और वो बने हैं। धातुसेन का कथन क्या है? तो धातुसेन का कथन है यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। तो ये धातुसेन का कथन है, ऑप्शन नंबर 4। फिर बी ऑप्शन का कुमार गुप्त का है कथन, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। फिर आपका स्कंदगुप्त का है कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता, स्कंदगुप्त का है। और पर्णदत्त का है राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 112। इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? कथन किसका है? परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी का कथन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। बाबा साहब अंबेडकर ने PhD उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी उन्होंने। वैचारिक पृष्ठभूमि से पूछा गया प्रश्न। अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टाकीज इलाहाबाद के हाल 22 जनवरी 1956 को हुआ था। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे? बहुत शुरुआत में जब अंजो दीदी नाटक का पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है श्री राज जोशी का, ये नाटक का प्रस्तुति के निर्देशक रहते श्री राज जोशी जी।
भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन करना है आपको। तो सही कथन है ए, बी और डी। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाता है। और वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। ए, बी और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कली ककुही जनी छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो बाजंतरी का अर्थ एंटी ने वीणा माना है। बहुत से लोग पिपहिरी या फिर तुरही बता रहे थे, कुछ लोगों ने बांसुरी बताया था, वीणा लेकिन बहुत कम लोगों ने बताया है, लेकिन वीणा इसका एंटी ने सही उत्तर माना है। आगे चलते हैं। मुर्धैया में तुलसीदास जी के चाचा मुनेसर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो शिव नारायण पंथ के। नीचे दो कथन दिए गए हैं। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख मिलता है। शाप भरा तंत्र प्रजातंत्र यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है। तो दोनों कथन असत्य इसमें हो जाएंगे। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख मिलता है, ऐसा नहीं है। अज का मिलता है, ठीक है, और किसका मिलता है? यक्ष का मिलता है और इंदुमती का मिलता है ना। शकुंतला और दुष्यंत का नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 119। तो इसमें मिलान करना है आपको। रचना शीर्षक और विधा पूछा गया है। तो लोक ऋण है उपन्यास, जीवन परिधि है कहानी संग्रह, चली फनुगट पौरेयाम ये आपका निबंध है, और मेरे सुहृदय सहृदय श्रद्धेय ये संस्मरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है। पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पौंगी का अर्थ पूछा गया है, तो बौद्ध साधु है। आवारा मसीहा का प्रश्न। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बातों को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। ऐसा कथन खड़ी बोली में किस आरंभिक गद्यकार का कथन है? सदल मिश्र का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। आगरा बाजार में आई नज़मों को पंक्तियों को क्रम से सजाना था। देखिए नोट्स जिसने बनाए होंगे उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो इसका सबसे पहले डी ऑप्शन आएगा। जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात सब पर पड़ी है आन की रोजी की मुश्किलात। फिर सी ऑप्शन आएगा। होता है बागाबों से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लुटे और न उजड़े आह। फिर ए ऑप्शन आएगा। वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते। फिर आपका आएगा बी ऑप्शन। रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले के सैर ख्वाहिशे बागो चमन न हो। फिर ई ऑप्शन आएगा। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 123। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति कौन है? तो ऐतिहासिक व्यक्ति बी, डी और ई, इन तीनों का जिक्र आया हुआ है। तौलस्ताय, तिलक और गांधी, है ना, अंधेरे में कविता में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 124। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव करना था। तो ए, बी, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 125 की ओर। शौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है पूछी गई है। तो पूर्वी हिंदी नहीं है। पूर्वी हिंदी किससे निकली? अर्धमागधी से निकली है ना। शौरसेनी से तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तीनों ही शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, नहीं पूछा गया था। तो पूर्वी हिंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राहुल सक्रतायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी के सबसे बड़ा कवि कहा है? ठीक है, सबसे बड़ा कवि कहा है स्वयंभू को। सबसे ज्यादा लोगों ने सराहा लगाया है, लेकिन गलत हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी आलोचक है, ग्रंथ से मिलाना है। इनका है नया साहित्य नए प्रश्न। फिर श्याम सुंदर दास का है साहित्य लोचन। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सुकवि संकीर्तन। और लास्ट ऑप्शन है डी का थर्ड, विचार और अनुभूति। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 128। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो किसको चुना है? ए, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, और सी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, और ई ऑप्शन दुलाई वाली बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। तो इनको ही उन्होंने सरस्वती में प्रकाशित माना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है। कल तक जो खद्दर भी पहनते ना थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आती हुई कांग्रेस के भक्त बन गए।
तो ये आपका राही कहानी का है। ऐसी ही खाने पीने वाली की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता, तो ये आपका हो जाएगा किससे हो जाएगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से उसका तो नहीं है, कोसी का घटवार, हाँ कोसी का घटवार से है ये, ठीक है। उसकी लक्ष्मा बोलती है, अपने बेटे के लिए बोलती है जी। फिर उसके बाद में आता है, लोग अपने यहाँ किसी भी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर उसे चिपके रहना, ये परिंदे कहानी का है। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे, भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है, तो ये आपका हो जाएगा कानों में कंगना, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका है 130, प्रताप नारायण मिश्र में से संबंधित उपयुक्त कथन आपको बताना है कौन सा सही है, तो बी, डी और ई। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला की अच्छी गति थी उनकी। दांत, भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गौ संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो बी, डी, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 131, तो मारवाड़ी, ये पूरा राजस्थान के ऊपर पूछ लिया था। मारवाड़ी है अजमेर में बोली जाने वाली, हड़ौती कोटा में बोली जाती है, ढूंढाड़ी ये बोली जाती है जयपुर में, और मेवाती ये बोली जाती है अलवर में, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है, तो ये कथन एक सत्य है। वह ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है, यह कथन गोदान उपन्यास में ओमकारनाथ का है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कौन बोलता है, ये हम पूरे उपन्यास जब पढ़ते हैं तो पूरा याद आ जाता है वक्तव्य, ये ओमकारनाथ का नहीं है, ये है सरोज वो बोलती है, मालती, मिस मालती बोलती हैं, जब ओमकारनाथ और मालती का विवाद चलता है साहित्य को लेकर के, तो उसमें ये बोलती है, वह ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। आगे है प्रश्न बच्चन की आत्मकथा, ठीक है। इसको तो मिलान आप आराम से कर चुके होंगे, क्या भूलू क्या याद करूं आपका फर्स्ट ऑप्शन है। फिर नीड़ का निर्माण फिर सेकंड है, फिर 10 द्वार से सोपान बसेरे से दूर, ये आपका हो जाएगा तीसरा, और 10 द्वार से सोपान तक फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, और क्या भूलू क्या याद करूं ये आपका फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या भूलू क्या याद करूं से 2 प्रश्न देखिए इस बार बन गए थे। उपयुक्त कथन कौन से हैं इसमें, तो ए, बी और ई। बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया है। और ई ऑप्शन है, बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर खयाम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान है। तो ए, बी, ई सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल्पाए है सूतु कल्पाए है, 2 बार कल्पाए कल्पाए, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 136, जिंदगी नामा उपन्यास में कवितांश और गीतों का उपयोग किया गया, किन किन गीतों का उपयोग किया गया है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए, सी, ई सही हो जाएगा, ए, सी और ई। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 137, शक्ति है कवित्व बीज संस्कार रूप, काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में कथन किस आचार्य का है, तो मम्मट का है ये। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 138, निम्नलिखित काव्य संकलनों में रामकुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है, तो इनका कौन कौन से काव्य संकलन है पूछा गया था, तो बी अंजलि 1930, डी चित्ररेखा 1935 और ई एकलव्य 1958। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 139, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी, तो चूल्हा बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंद पंत ने युगांत रखा। देखिए दोनों फैक्ट अगर अलग अलग देखें तो दोनों फैक्ट सही हैं, लेकिन अगर इनमें रिलेशन की बात करें तो रिलेशन इसमें क्या है, ये तो यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ की बात हुई और यहाँ पर उन्होंने सुमित्रानंद पंत के युगांत की चर्चा कर दी है, तो यहाँ पे दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। फिर ये देखिए एक आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित आया था पैराग्राफ, तो इसमें भक्ति आंदोलन के नेता भाषा अपनी कविता में कौन से गीत रचते थे, तो जनभाषा में रचते थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। फिर आपका है प्रश्न नंबर 142, इसके अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था, तो मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था भक्ति आंदोलन। फिर पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण थी। फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 144 में उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो शहरों में रहने वाले कामगारों, शिल्पियों और छोटे व्यापारियों के बीच शुरू हुआ था। पूरा पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है प्रश्न 145, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं था? कर्मकांड की आराधना को उच्चतम स्वरूप शामिल नहीं है। फिर आपका प्रश्न नंबर 146 है। यहाँ पर फिर से भाषा से संबंधित एक निबंध पूछा गया था। इसमें आपको बताना था कि हिंदी और हिंदी समाज के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा गया है। तो हिंदी क्षेत्रों में फूहड़ और सतही के प्रति अविकर्षण बढ़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन है, प्रश्न है 147, अनुच्छेद के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा के समाज का उल्लेख है? तो मराठी भाषा का उल्लेख है। फिर आपका मिलता है प्रश्न नंबर 148, अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है? तो अर्थशास्त्र में नहीं हुआ है, ऐसा पैसेज में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 149 है, उपयुक्त अनुच्छेद में एक दुख स्वप्न का उल्लेख है। इस दुख स्वप्न के अनुसार जल्दी ही हम हिंदी के समाज में नहीं हिंदी के राज में रहने लगेंगे। तो ये आपका दुख स्वप्न के अनुसार वक्तव्य देखा जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है? तो पैसेज में महाराष्ट्र, गुजरात और केरल, ये उत्तर सही माना गया है। ठीक है, तो कैसे लगे आपको प्रश्न तो आपने देखे होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अगले बैच के लिए, और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न हिंदी में सही हुए हैं, है ना। बाकी जो पेपर 1 में जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी में ही, हिंदी सब्जेक्ट में ही, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। अभी बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों को भी। तब तक बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।